हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? आज का वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो कोर्स ए वाले जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो बहुत बेचैन हैं कि भाई हम पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्लास 10th के खासतौर ए या बी मैं दोनों ही मेंशन करूँगी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएगा। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आएंगे। बस ये है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात क्वेश्चंस की, तो इतना तो हम आपको प्रिपेयर करा ही देंगे कि आपका डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए अभी जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो किया, क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन सारे कर लिए, हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, और अब तो हम वर्णनात्मक प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में कर रहे हैं। ये सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद भी हम आपको PYQ सॉल्व कराएंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। तो अभी आगे प्लान में बहुत कुछ है, धीरे धीरे चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 3-3.5 महीने बाकी हैं। तो उसको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको हम पूरी तरीके से परफेक्टली ये जो है प्रिपेयर कर देंगे। तो उस चीज़ के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि कोई भी चीज़ छूटेगी, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो है अपना एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर लिया, चाहे वो हमारी बुक्स हों, व्याकरण हो या लेखन हो, सारी चीज़ें ख़त्म करी। उसके बाद हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो शुरू किए, उसमें हमने फर्स्ट स्टेप जो लिया वो हमारा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी कंप्लीट कर लिए क्योंकि वो हमारी सिर्फ एक बुक से आना था, तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, नो वरी। अब हम आ गए हैं अपने ये वर्णनात्मक प्रश्नों को, जिसको हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। तो अब आप ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं वो आपकी दोनों बुक से आने वाले हैं, तो दोनों ही बुक आपको हम प्रिपेयर कराएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आगे क्या, तो आगे हमारा जो है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ ये भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अब जो आप अगर पिछले 2-3 सालों के या 5 सालों के, क्योंकि मैंने जो उसमें लिए हैं वो 5 सालों तक के लिए हैं, 5 सालों तक के जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें अगर आप एक बार प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी हद तक बोर्ड के पैटर्न से आप हैबिचुअल हो जाओगे। तो वही मैंने किया कि इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको तो मैंने लिया ही लिया, साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया, तो बन गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं वे में, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं जितने क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चंस करा रही हूँ इसमें से आपको 100% क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मैं ये चीज़ कह रही। मगर हाँ, ये चीज़ का मैं 100% वादा करती हूँ कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आप इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आंसर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम हर तरीके से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, घुमा फिरा कर भी दे रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन समझने हैं और आंसर्स कैसे लिखने हैं ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने ये 20 से 25 क्वेश्चन पढ़ लिए तो इसका मतलब हमारा 100% एग्ज़ाम कन्फर्म है कि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आएंगे, हो सकता है आ भी जाएं, मगर ये भी हम नहीं कह रहे कि हो सकता है एक भी ना आए, लेकिन हाँ इनसे प्रिपरेशन आपकी अच्छी ज़रूर हो जाएगी, ठीक। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2, इसके काव्य खंड का 5वां अध्याय है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। अब ये जो कविताएं हैं ये 2 कविता हैं। पहली तो है यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान का मतलब ये हुआ कि जो छोटा सा बच्चा जिसके छोटे छोटे से दांत निकलते हैं, आपने देखा ना अक्सर बच्चों के सामने के ही दांत निकलते हैं, नीचे के या सामने के दांत निकलेंगे। अब उस छोटी सी छोटे छोटे दांतों में जब बच्चा हंसता है तो बहुत क्यूट लगता है। तो हमारे जो कवि हैं वो अक्सर अब बहुत सारे कामों से बाहर रहा करते थे, बहुत टाइम बाद आए तो उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उसके छोटे छोटे दांत निकले थे और वो हंस रहा था, तो इतना क्यूट लग रहा था कि उस पर कवि ने पूरी की पूरी कविता लिख दी। अब इस कविता में जो है आप ध्यान दीजिएगा कि कवि पहली बार अपने बच्चे से मिल रहा है। अब पहली बार क्यों?
क्योंकि बच्चा जब हुआ था तब से लेकर अभी तक बच्चे जो पिताजी हैं वो प्रवासी ज़िंदगी जी रहे थे, पास में नहीं थे। तो पहली बार जब वो अपने बच्चे को देख रहे हैं तो देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और ये पूरी कविता लिख देते हैं। तो कविता की बात करें, पूरा लाइन वाइज कविता आपको समझा चुकी हूँ। अब आते हैं दूसरी कविता। हमारे प्लेट में परोसा जाने वाला खाना जो हमें इतनी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इसके पीछे कि कितने लोगों की मेहनत है, क्या क्या है, इन सभी के बारे में ये कविता बताती है कि सिर्फ प्रकृति ही नहीं, किसानों की भी कितनी मेहनत है। मिट्टी का, नदी का, पानी का, हवा का, सूरज का, इन सभी के योगदान से बनती है ये फसल। इसी के बारे में ये कविता थी। तो इस कविता को भी मैंने लाइन वाइज आपको समझाया है सब कुछ, ठीक है। तो कविता मैं आपको समझा चुकी हूँ। और रही बात अगर इस चैप्टर की, तो जैसा मैं बोल रही हूँ कि 5वीं बार हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हमने किया था डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हमने किया डीपीपी सॉल्यूशन, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 5th टाइम हम करने के लिए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया? अगर आप 5 बार एक ही चैप्टर को पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का चैप्टर। तो आज के इस चैप्टर में सभी प्रश्न लघुत्तरीय रहेंगे, क्योंकि हमारी क्षितिज बुक से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी लघुत्तरीय ही पूछे जाएंगे। ये नहीं कि उसमें लिखकर आएगा लघुत्तरीय, उसमें आपके पास लिख के आएगा कि इन शब्दों के उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो 25 से 30 शब्दों का जो उत्तर आप देंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ये होते हैं आपके शॉर्ट आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा 40 अबव जाएंगे। तो अब आप ये सोचो कि आंसर हमें 25 to 30 लिखना है, तो हम जो है ऐसा करते हैं कि भाई इतना ही याद कर लेते हैं, इतना ही पढ़ लेंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको प्रिपेयर करना है कोई भी आंसर, तो जो वर्ड लिमिट है उससे ज़्यादा लर्न करना, ठीक है। तो 30 तक है तो आप मान के चलो 35 से 40 या 45 तक के आंसर आपको लर्न करने हैं, समझने हैं, ठीक है। क्योंकि लिखते समय अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, और अगर आपने लॉन्ग याद किया तो उसको कट शॉर्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आप पहले ही अगर कट शॉर्ट याद करोगे तो लिखते समय कुछ भूल गए तो तब तो वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मुस्कान, मुस्कान जहाँ खुशी का प्रतीक होता है, आनंद का प्रतीक होता है, हमारी प्रसन्नता का प्रतीक होता है, जब ऐसा कोई व्यक्ति कहीं मौजूद हो तो वो अपने आसपास के पूरे वातावरण को प्रसन्नता से भरता है, ठीक है। खुद तो प्रसन्न रहता है, औरों को भी बड़े अच्छे से प्रसन्न रखता है। इसी के विपरीत अगर हम स्वभाव की बात करें, क्रोध, ये भी एक भाव है। क्रोध व्यक्ति को जहाँ अंधा बना देता है। अंधा बना देने का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि वो ना सोच समझ सकता है, ना समझ सकता है कि वो उस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो सिचुएशंस को बिगाड़ता चला जाता है, अपने आसपास के वातावरण को भी बहुत ही ज़्यादा हैवी बना देता है, क्योंकि उस वातावरण में उसके आसपास, जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है, उसके आसपास कोई भी आएगा तो वो उसके गुस्से के चपेट में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे विपरीत भाव हैं ये दोनों, और इनके मौजूद व्यक्तियों के कारण विपरीत वातावरण बनता है। जहाँ मुस्कान से खुशी का वातावरण होता है, वहीं क्रोध से वातावरण बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मुस्कान और क्रोध दोनों ही मानव मन में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। मैंने कि जैसे बोला कि ये सब भाव है। मुस्कान एक सुखद भाव है, जबकि क्रोध एक मनोविकार है, ठीक है। मनोविकार क्यों कहा जा रहा है? मन का विकार। अब मन में अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम क्रोध करते हैं। अब इसको विकार, जैसे खुशी भी है, हमको अच्छी लगती है तो वो उसको मनोविकार, विकार का मतलब होता है खराबी, क्योंकि इस भाव से हमेशा कुछ ना कुछ खराब होता है। खुद अपना भी होगा, दूसरे का भी हो सकता है। जिसका उत्पन्न होना अधिकतर हानिकारक होता है। क्रोध जब भी उत्पन्न होगा वो हानि ही पहुंचाएगा। मुस्कान सुखद है, इससे हंसी खुशी का वातावरण बनता है। आपस में प्रेम भाव का संचार होता है तथा समाज में मेल जोल बढ़ता है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए,
जो मुस्कान है वो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करेगा, बहुत सारे, ठीक है, हम ये नहीं करें एक, वो भेदभाव को मिटा देगा, भिन्नता को मिटा देगा। लेकिन क्रोध इसके जस्ट विपरीत काम करता है। इसके विपरीत क्रोध उन सबको कष्ट पहुंचाता है जो क्रोध करने वाले व्यक्तियों के समीप होते हैं। अब क्रोध के समय क्या होता है, जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके आसपास जो कोई भी आएगा वो उस क्रोध के लपेटे में आ जाएगा। तो ये सब तो आप अच्छी तरह जानते होगे, मम्मा को अगर गुस्सा आया तो मम्मी के पास जो आया वो लपेटे में आया। मैं ये सिर्फ आपकी मम्मी के बारे में, मैं भी एक मम्मी हूँ, तो मुझे भी पता है जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे आसपास मेरे बच्चे भी आएंगे तो भी वो मेरी गुस्से के चपेट में आते हैं, जाहिर सी बात है ना। क्रोध में लिए गए निर्णय का परिणाम कभी लाभदायक नहीं होता, बात सही है। गुस्से में अगर आप कोई भी फैसला लोगे वो कभी भी फायदा नहीं, क्योंकि देखिए क्रोध जब होता है तो हम हमेशा उस समय वो फैसला करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर हमें क्रोध है उसको हर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर उस समय हम कोई भी फैसला लेंगे तो वो हमेशा सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए लेंगे। अब उसमें चाहे हमारा भी नुकसान हो रहा हो तो हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा क्रोध में किसी तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। मुस्कान से हर व्यक्ति के हृदय को जीता जा सकता है, किंतु क्रोध से सदा शत्रुता बढ़ती है। अब आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन का इस चैप्टर से मतलब था, बिल्कुल मतलब था। इस चैप्टर का नाम है यह दंतुरित मुस्कान, क्योंकि यहाँ बात हम मुस्कान या खुशी की कर रहे हैं। तो जब मुस्कान की बात कर रहे हैं तो इसका विपरीत भाव भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है ना, अगर क्वेश्चन आया तो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे दिया गया है दंतुरित मुस्कान, यानी कि वो बच्चा जो है अभी बहुत छोटा है, क्योंकि उसके अभी नए नए दांत निकले हैं। तो अगर आप देखो तो बच्चे के दांत 4 से 6 महीने के बीच, जब 4 या 6 महीने का होता है तो लगते हैं, है ना। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते रहते हैं तो उनका नहीं, मतलब मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है 3.5-4 साल से महीने से 6 महीने के बीच का जो बच्चा होता है उसके दांत निकलते हैं, ठीक है। 9 महीने से 2 साल की उम्र के बच्चे की मुस्कान दंतुरित होती है, बिल्कुल सही है। अब इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो छोटा बच्चा अब उस समय जब मुस्कान निकल होती है, ठीक है, मैंने अभी क्या बोला, 3 से 6 महीने के बीच बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जब सारे दांत आने लगते हैं तो वो 9 महीने तक का हो जाता है, ठीक है। 2 साल तक के बच्चे के तो सारे ही दांत आ जाते हैं, एक्सेप्ट जो उसके पीछे टूथ होते हैं वो नहीं आते, जिन्हें हम दाढ़े कहते हैं, वो नहीं आती। तो आगे के जो दांत हैं जितने भी हैं वो सभी आ चुके होते हैं। तो मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप सही लिखो तो आप इसे 6 महीने से 2 साल तक का, 9 महीने तो बहुत हो जाएगा, 9 महीने तक तो काफ़ी दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो 6 महीने से आप लिख सकते हो 2 साल तक का बच्चा, ठीक। जब बच्चा अपने दूध के दांत निकाल कर हंसता है उस समय तक बच्चे का मन निश्चल होता है। तो अब देखिए हम लोग के यहाँ जो ट्रेडिशन है, 6 महीने तक बच्चे को कुछ खाने को नहीं दिया जाता, तो उस दौरान जो दांत निकलते हैं वो दूध के ही होते हैं। तो अब वो जो दांत निकल रहे हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं, और जब उस छोटे छोटे दांतों के साथ बच्चा हंसता है तो बहुत क्यूट लगता है। उसे अपने पराये का कोई एहसास नहीं होता, उसके मन में सभी के प्रति प्रेम भाव होता है तथा वह सभी से अपने लिए प्रेम की ही अपेक्षा रखता है। यह मुस्कान स्वच्छ, सुंदर, पवित्र एवं मनमोहक होती है। तो समझ में आ गया, स्वच्छ होती है, सुंदर होती है, पवित्र होती है, मनमोहक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब क्या दिया है इन्होंने, बच्चे से कवि की मुलाकात। अब कवि उस बच्चे के पिता हैं और करीबन 3 से 6 महीने के बीच का बच्चा है, उससे मिल रहे हैं। बच्चा उन्हें पहचान नहीं पा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो ये हमने कविता में पढ़ा है। तो उस सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से लिखना है ताकि हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत हो, ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे लिखेंगे। बच्चे से कवि के मुलाकात का शब्द चित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है। वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है, माना कि पिता है। देखिए बच्चा जन्म से ही जिनके करीब रहता है वो उन्हीं को पहचानता है।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म देते ही उनकी माँ नहीं रहती उनके साथ, ठीक है ना, तो उनके लिए माँ शब्द अनभिज्ञ होता है। बहुत सारे लोग हो बच्चे पिता के साथ पलते हैं तो वो पिता को माँ की तरह चाहते हैं, लेकिन माँ अगर नहीं है तो माँ से बिल्कुल भी अनभिज्ञ रहते हैं। तो बात ये रहती है कि बच्चा ज़्यादातर टाइम जिसके साथ बिता रहा है जन्म के साथ थे, वो उसके साथ पूरी तरीके से परिचित रहेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद उसके पिताजी उसके साथ नहीं रहे, तो वो पिता जैसे शब्द से अनभिज्ञ है और उस जैसे व्यक्तित्व से भी अनभिज्ञ है। माँ ही उसके लिए उसका पूरा संसार है, क्योंकि उसका खाना पीना, उसकी सारी ज़रूरतें, उसका नहलाना धुलाना, खेलना, बातें करना, सब कुछ माँ के ज़रिए हो रहा है। तो वो माँ से परिचित है और पिता से पूरी तरीके से अपरिचित है, अजनबी है। क्यों? क्योंकि वो उसने पिता से कभी जाना ही नहीं कि पिता जैसा शब्द भी कोई होता है। क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई है, पिता नाम व्यक्ति से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुई है। बच्चा एक टक निहारता रहता है, वह आगंतुक को जानना चाहता है, यानी कि जो आया है वो उसको जानना और पहचानना चाहता है। वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है। अब वो पूरा एक टक लगा के देख रहा है कि भाई जो व्यक्ति आया है वो कौन है। अब ये देखिए, ये बच्चों के अंदर एक नेचुरल चीज़ होती है। हम सिर्फ पिता की बात नहीं कर रहे, घर में अगर आपके कभी कोई छोटा बच्चा हो या कभी हो, आप किसी छोटे बच्चे से मिलो, अगर आप उसको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानता है और आप उससे करीब जाओ तो वो आपको लगातार देखता रहेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि बच्चा एक टक निहारता रहता है क्योंकि वो अजनबी है। वह आगंतुक को जानना चाहता है, यानी कि जो व्यक्ति उसके घर में आया है वो उसको जानना चाहता है कि आखिर ये कौन है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से देखता रहेगा। वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है। अब बीच बीच में वो मुस्कुराता भी रहेगा, तो वो मुस्कुराहट उस अजनबी को उसके मन को हर लेती है। कवि भी बच्चे को देखकर आनंदित होता है, क्योंकि उसे कवि को खुद अंदाज़ा नहीं था कि भाई मेरा बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना प्यार। हाँ, उसे ये पता है कि बच्चा है, लेकिन बच्चा इतना मनमोहक होगा इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। तो जब पिताजी जो यानी कि कवि जो हैं अपने बच्चे की जब उस मुस्कान को देखते हैं तो वो भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को और भी अधिक सुंदर कब लगने लगती है? एक तो उसकी मुस्कान सुंदर है ही, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, और भी ज्यादा सुंदर कब लग रही है, कौन सी सिचुएशन में लग रही है? तो देखिए क्या है, जब बच्चा कवि की ओर तिरछी निगाहों से देखता है, क्या करता है, एकदम तिरछी निगाहों से देखता है, तब उसकी ओर देखती हुई कवि की आंखों से उसकी आंखें मिल जाती हैं। उस समय बच्चा अपने नन्हे नन्हे नए दांतों को झलकाते हुए मुस्कुरा उठता है। अब क्या होता है, जैसे हम हैं, आप हैं, आप बच्चे हैं, हम हैं, आप हम नहीं जानते, छोटे से बच्चे हैं, तो आप मुझे बराबर देख रहे हो। तो अब कोई आगंतुक होगा तो सिर्फ बच्चे को तो निहारता नहीं रहेगा, घर में आसपास के लोगों से भी बात करेगा, उन्हें भी देखेगा। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने आपसे बात करी, फिर उसके बाद हम उधर मुड़ गए, आप बच्चे हो, हम इधर मुड़ गए, हम इधर देखने लगे, तो वो बच्चा तो मुझे एक टक देख रहा है, फिर एकदम से उसके बच्चे का ध्यान अगर कहीं और गया तो वो उस तरफ भी देखेगा और इधर भी, वो क्या करेगा, तिरछी निगाह से, जैसे मान लो अब ऐसे हैं तो अब वो क्या करेगा, ऐसे करके, सर नहीं घुमाएगा, उसकी आंखें घूमेंगी, बस ऐसे करके देखता रहेगा। तो बच्चा जो है वो है तो क्यूट, लेकिन जब वो तिरछी निगाहों से कवि को देख रहा है तो वो और भी ज़्यादा मनमोहक लगता है। अब इन तिरछी निगाहों में अगर कवि की आंखें उस बच्चे से मिल गई, ठीक है, आपस में नजरें टकरा गई, तो बच्चा मुस्कुरा देता है, ठीक है। अब वो तिरछी निगाहों के साथ उसका मुस्कुराना मन को मोह लेता है। उस समय तिरछी निगाहों से ताकते हुए बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि को और भी अधिक सुंदर लगने लगती है। तो कब अच्छी लगती है? जब बच्चा तिरछी निगाहों से कवि को देखते हुए मुस्कुराता है, उस समय बच्चे की मुस्कान बहुत ही ज्यादा मोहक लगती है। प्रश्न संख्या 5 है, माँ की उंगलियों द्वारा मधुपर्क कराने से कवि का क्या अभिप्राय है? देखिए, सीधे सीधे अगर इस शब्द का हम अर्थ देखेंगे तो मधु मतलब होता है शहद, पर्क मतलब होता है चटाना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये समझिएगा कि बच्चा अभी छोटा है, दूध पीता है, तो उसको उसकी सारी ज़रूरतें माँ पूरा कर रही है,
उसको दूध, दही, घी, शहद, सब कुछ जो 5 अमृत हमारे यहाँ माने गए हैं, उनको यहाँ पर मधुपर्क की संज्ञा में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने के बाद बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे मधु, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब तो उसको शहद चटाया ही जाता है, तो वो पहला उसका टेस्ट होता है। दूध तो पीता है लेकिन शहद भी चटाया जाता है। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन जैसा एक संस्कार होता है, जिसके ज़रिए उसको अन्न देना शुरू किया जाता है। 6 महीने तक बच्चा सिर्फ दूध पर ही रहता है, इवन जो है पानी भी नहीं पिलाया जाता उस दौरान, ठीक है, क्योंकि बच्चे की जितनी भी ज़रूरत है वो माँ के दूध से पूरी होती है, तो उसे पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 महीने के बाद जब उसके शरीर में अन्न जाना शुरू होता है तभी उसको पानी भी पिलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है माँ द्वारा उंगलियों से मधुपर्क कराना, यानी कि माँ जो है उन्हें उन 5 अमृतों का जो टेस्ट है वो कराती है। माँ अपने बच्चे को दुलारते समय उसके मुंह में अपनी उंगलियां डाल देती है, जिसे बच्चा बड़ी तन्मयता से चूसने लगता है। अक्सर बच्चा ऐसा करता है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसमें दही, घी, शहद, जल और दूध से बने पंचामृत का रस मिल रहा है। समझ में आया? माँ, आप यकीन नहीं, जैसे अभी भी आप इतने बड़े हो गए हो, खाना अपने हाथ से खाते हो, अगर मम्मा किसी दिन आपको खाना खिलाए तो वही खाना जो आप अपने हाथ से खा रहे थे उसका टेस्ट और मम्मा के हाथ का खिलाया खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब आपको वो ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप करके देखना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया है कि बच्चे को माँ जो है अपने हाथ से चीज़ों को खिलाता है, उन चीज़ों में इन सारी चीज़ों का गुण होता है, दूध, घी, शहद, आपका दही, जल, इन सब का टेस्ट आ जाता है, बने पंचामृत का रस मिला हो। वास्तव में उस उंगली में आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ का प्यार छिपा होता है। अब माँ जब खिलाती है तो माँ का प्यार होता है, और माँ का प्यार जो है वो बाकी किसी के प्यार से भी बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें जो माँ का प्यार होता है वो उनको एकदम अमृत बना देता है, जिससे बच्चे में अमृत तुल्य जीवन का संचार होता है। माँ की उंगलियों द्वारा मधुपर्क कराने से कवि का यही अभिप्राय है, यानी कि माँ अपने बच्चों को जो कुछ भी खिलाती है उसमें पौष्टिकता और प्यार दोनों मिला होता है, तो वो अमृत की तरह काम करता है। मधुपर्क, मधु मतलब शहद होता है, जो कहते हैं ना प्योर शहद अगर आप पियोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी होता है, तो वो एक अमृत के समान हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, कवि अपने आप को अन्य क्यों बता रहा है? ऐसा कहने के पीछे किस प्रकार का भाव छिपा है? अब कवि ने कविता में अपने आप को अन्य बताया है, यहाँ पर अन्य का क्या तात्पर्य है? अब क्या है कि उस घर में उसके बच्चा और माँ रहते हैं, दोनों आपस में घुले मिले हैं, एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब ये आए, यानी कि कवि जब घर में आए तो बच्चे के लिए वो पूरी तरीके से अपरिचित थे, बच्चा उनको नहीं पहचानता। अब वो उस घर में एक अन्य सदस्य, माना कि उनकी वाइफ उनको जानती है, ये घर उनका है, सब कुछ है, लेकिन बच्चे के लिए वो अपरिचित है, वो इस घर के सदस्य नहीं है, वो उन्हें एक्सेप्ट अभी नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो उस घर में अजनबी हैं और उनको अन्य की संज्ञा दी गई है। कवि बहुत दिनों तक बाहर रहने के बाद घर आया है, इस प्रकार उसका अधिकांश समय प्रवास में ही व्यतीत होने के कारण वह बालक के लिए पराया सा बन गया है। क्या बन गया है? बालक के लिए पराया सा बन गया है। वह अतिथि के समान लंबे अंतराल के बाद ही आ पाया है। अब जैसे अतिथि है, अभी कोई आया है तो 6 महीने साल भर बाद आता है, तो उसी तरीके से ये भी आए हैं। भाई बच्चा तो उन्हें पहली बार देख रहा है ना, तो यानी कि काफ़ी दिन बाद आए हैं, इसी कारण वह अपने आप को अन्य कह रहा है। ऐसा कहने के पीछे उसके मन में विवशता एवं पीड़ा का भाव छिपा है। विवशता भी है कि भाई मेरा इतना, विवशता इसलिए कि भाई मेरा इतना प्यारा बच्चा है और ये मेरे पास घुल मिल नहीं रहा है, एक ये विवशता। दर्द इस चीज़ का कि मैं इस प्यारी सी मुस्कान से, इस प्यारी सी आभा से इतने दिन तक दूर रहा।
अब यहाँ पर मैंने बताया ना कि वो यायावर प्रवृत्ति के हैं, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। वो ज़्यादातर समय अपने घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो इस कारण वो अपने बच्चे से अपरिचित हैं। अब इतने दिन बाद मिल रहे हैं तो वो बच्चा उनको पहचान नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने अपने आप को अन्य कहा है और अन्य में वो पीड़ा साफ दर्शाई जा गई है। प्रश्न संख्या 7 है, बालक और उसकी माँ को धन्य क्यों बताया गया है? तो यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में बालक और उसकी माँ को धन्य बताया है। पहली बात यह है कि बालक से मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इतनी अच्छी मुस्कान, इतना प्यारा सा बच्चा मेरा है, तो इसलिए वो उसको धन्य कह रहे हैं। और दूसरी चीज़, माँ इतने प्यारे बच्चे से कवि का परिचय कराने वाली, इस दुनिया में लाने वाली, उस बच्चे को, उस बच्चे की देखभाल करने वाली ये माँ जो है वो धन्य। धन्य का मतलब है धन्यवाद। वो बच्चा इतना प्यारा मुस्कान से हंस रहा है, इसलिए उसको धन्यवाद कहा गया है। और यहाँ पर जो है कवि जो ने अपनी वाइफ को धन्यवाद कहा है कि भाई इतनी प्यारी मुस्कान से उसका परिचय कराया उसकी माँ, मतलब क्या कहते हैं, उनकी वाइफ ने। बालक को इसलिए धन्य बताया गया क्योंकि उसके नए नए दांतों के साथ झलकती मुस्कान अत्यंत मोहक है, क्योंकि वो इतना प्यारा सा बच्चा है, इसलिए वह किसी को भी आकर्षित कर लेने में सक्षम है। कोई भी होगा उसको, क्योंकि भाई इतनी प्यारी मुस्कान है, कोई भी व्यक्ति आ जाए उसको अपनी तरफ वो आकर्षित कर ही लेगा। उसकी मुस्कान जीवन का संदेश देने वाली है। जैसे वहाँ पे देखा कि पत्थर क्या कहते हैं, पाषाण भी पिघल कर जो है वो फूल बन जाए, ये सारी चीज़ें कई जगह उन्होंने बताया है ना, कि जो लोग जीने की आस छोड़ देते हैं वो भी मुस्कान देखकर जीने में लग जाएंगे। साथ ही उसे अत्यंत स्नेहमयी माँ का प्यार मिला है। तो बच्चा तो क्या है, वो बहुत मनमोहक है और उसको जो प्यार मिल रहा है वो माँ का मिल रहा है। माँ को धन्य इसलिए बताया गया है क्योंकि वह एक ऐसे बालक की जन्मदात्री है जिसकी मोहक मुस्कान जड़ चेतन सभी को प्रभावित करने वाली है। तो वो ऐसे बच्चे की माँ है जो वो इतना प्यारा है, और दूसरा उसकी मुस्कान जो है वो जड़ को भी चेतन करने की क्षमता रखती है, यानी कि जो निर्जीव है उसको भी जीवित कर दे। जो मर गया है, उस जिसके अंदर मरने की चाह है, जीवन की चाह छोड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति के अंदर भी वो जीने की चाह को भर दे। माँ उस बालक को अपनी उंगलियों से अमृत पान कराती हुई स्वयं भी परम आनंद प्राप्त करती है। तो यहाँ धन्य वो इसलिए है क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देने वाली वो है, उसका परिचय, उस बच्चे का संबंध और परिचय कराने वाले भी उसकी माँ है। तो इसीलिए कवि ने बालक और बच्चे दोनों को धन्य कहा है, क्योंकि बालक जहाँ इतना प्यारा है, मनमोहक है, जड़ को चेतन करने की क्षमता रखता है, वहीं पर माँ जो है उस बच्चे को जन्म देने वाली है, उसका परिचय इस संसार से कवि से कराने वाली है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि बालक की ओर से क्यों आंखें फेर लेना चाहता है? अब वो क्यों फेर लेना चाहता है? देखिए, बच्चा जो है वो कवि को पहचानता नहीं है। अब कवि को ना पहचानने के कारण वो एक टक बच्चे कवि को देखे जा रहा है, यानी कि अपनी पलक भी नहीं झपका रहा है, जिसको अनिमेष कहते हैं। तो वो बिना पलक झपकाए लगातार एक टक में कवि को देखे जा रहा है। तो कवि को लगता है कि अगर इस तरह बच्चा बिना पलक झपकाए लगातार देखेगा तो क्या होगा, वो बच्चा थक जाएगा, उसकी आंखें थक जाएंगी। तो इसीलिए कवि जो है उस पर से अपनी आंख हटा लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी आंख हटा लूँगा तो वो अपनी पलक को झपकाएगा, माना कि लगातार देखना थोड़ा सा वो कम कर देगा। तो इस वजह से वो बच्चे से आंख फेर लेना चाहते हैं। कवि को ऐसा महसूस होता है कि बालक द्वारा उसे देर तक एक टक देखे जानते रहने के कारण थक गया होगा, क्योंकि लगातार वो देख रहा है तो उसको लग रहा है कि नहीं, वो थक गया होगा। कवि बालक को किसी भी प्रकार से परेशान होने देना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि वो परेशान हो। ठीक है, सिंपल सी एक बात है कि भाई परेशान होगा, क्या है कि भाई एक टक लगातार देखेगा तो परेशान होगा, थक जाएगा, बीमार पड़ सकता है ना। कवि ये सोचता है कि यदि वह बालक की ओर से आंखें हटा लेगा तो बालक भी उसकी ओर देखना बंद कर देगा। इस प्रकार उस बालक को आराम मिल जाएगा।
इसी कारण कवि बालक की ओर से आंखें फेर लेता है। अभी हम ही लोग जो है ना किसी चीज़ पे लगातार देखते रहे ना, तो देखो आंखों में ड्राइनेस आ जाती है ना, ड्राई हो जाती हैं आंखें, और हमारी आंखों में भी दर्द होने लगता है। अब वो तो छोटा सा बच्चा है, अगर वो इस तरीके से एक टक देखेगा बिना पलक झपकाए, तब तो उसकी आंखों में दर्द होगा ना, थक भी जाएगा वो बच्चा। उसने कहा कि भाई बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी आंखें फेर लें, तो वो लगातार जो देखने वाला काम है वो बंद कर देगा। प्रश्न संख्या 9 है, बालक की दंतुरित मुस्कान को देख पाने के लिए कवि इसका श्रेय किसको देता है और क्यों? कवि बालक की वह दंतुरित मुस्कान देख पा रहा है, तो कवि सीधे सीधा इसका श्रेय अपनी पत्नी और बालक की माता को देता है। क्यों देता है? क्योंकि भाई इस पृथ्वी पर उस बच्चे को लाने वाली माँ है, ठीक है, उसका परिचय कवि से कराने वाली माँ है, उस बच्चे का पालन पोषण करने वाली माँ है, तो इसीलिए वो सारा श्रेय जो है अपनी पत्नी और बालक की माता को देता है। देखिए, कवि बालक की दंतुरित मुस्कान की सुंदरता को देख पाता है और उसके मोहक आकर्षण व उसके प्रभाव को जान पाता है। ठीक है, आकर्षण और प्रभाव को जान पाता है। कवि इसका श्रेय बालक की माता को देता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो इस दुनिया में आया, मुझसे परिचय कराया, ये सारा काम जो है उसकी माता ने किया है। कवि का मानना है कि बालक की इस सुंदर मुस्कान से कवि को परिचित कराने का माध्यम तो उसकी माँ ही है, उसी के कारण ऐसा संभव हो पाया है कि यानी कि वो परिचय करा पा रही है, इसका सारा श्रेय वो अपनी पत्नी और बालक की माँ को दे रहा है। प्रश्न संख्या 10 है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति है। अब क्या है, कवि पहली बार अपने बच्चे से मिल रहे हैं, बच्चे के लिए वो पूरी तरीके से अपरिचित हैं। कवि ये जानते हैं कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा इस चीज़ से अपरिचित है कि ये बाप है, बाप क्या होता है कुछ नहीं पता, पिता क्या होते हैं नहीं पता। अब क्या है, जब वो पहली बार मिल रहे हैं तो अजनबी है, बच्चा ना उनसे घुल मिल रहा है ना उनके पास जा रहा है, हाँ दूर से देख के मुस्कुरा जरूर रहा है, दूर से देख रहा है मुस्कुरा रहा है। तो वही क्या हुआ कि अब उनसे अपरिचित होने के कारण उसको थोड़ा सा भय भी है, इसलिए उनको लगातार देखता है, उनको पहचानने की कोशिश करता है। तो कवि यहाँ पर वो यही चीज़ कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर हम पहली बार परिचित ना हो सके, अब तो भाई हम मिलते ही रहेंगे ना, है ना। तो वो बच्चे को एक तरीके से सांत्वना और खुद को भी सांत्वना दे रहे हैं कि पहली बार बच्चा अगर उन्हें पहचान नहीं पाया तो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत समय है एक दूसरे से परिचित होने का। इस पंक्ति में कवि का आशय है कि यदि पहली बार में हम परिचित नहीं हो सके तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, कि मतलब पहली बार अगर हमारी जान पहचान नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं है। कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि बालक उसे एक टक देखे जा रहा है, अब वो अपरिचित है, अब बालक उसके ऊपर से निगाह नहीं हटा रहा है और वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से मित्रता हो जाए, तो वो इसलिए एक टक देखने से उसकी आंखें भी दर्द होने लगी, तो कभी उससे आंखें हटा भी लेते हैं, सिर्फ इसलिए कोशिश करते हैं कि बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम पहली बार परिचित नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा, है ना। उसकी आंखों में कौतूहल का भाव है, यानी कौतूहल मतलब जिज्ञासा कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जो मेरे घर में आ गया है, जो किसी अपरिचित से पहली बार मिलने के समय में होता है। जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो एक जिज्ञासा हमारे अंदर होती है कि भाई ये कौन है क्या नहीं है, तो वो चीज़ तो जाहिर सी बात है ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर दिखाई है, कौतूहल को दिखाया है, और उन्होंने कहा ठीक है अगर कोई बात नहीं है हम एक बार परिचित नहीं हो सके, तो ये बच्चे के लिए भी दिलासा है, खुद कवि अपने आप को भी दिलासा दे रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मैं ही पहली बार मुझसे परिचित नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम तो अब मिल लेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि बालक उसे पहचान नहीं पाया। क्योंकि देखिए अगर बच्चा किसी को भी पहचानता है तो उसके पास दौड़ कर जाता है, ठीक है, उसके साथ खेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन यहाँ क्या है, बच्चा उसके पास नहीं जा रहा है,
उससे दूर से एकटक देखे जा रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, दूर से धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, तुरंत तो नहीं मुस्कुराया लेकिन टाइम लगा मुस्कुराने में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि बच्चा जो है उनके लिए उनको अपने से अपरिचित समझ रहा है, उनको पहचान नहीं पाया है। बालक कवि को बिना पलक झपकाए लगातार एकटक देखे जा रहा है। ये एक पहचान है कि बच्चा उनको नहीं पहचानता है, एकटक देखे जा रहा है। बालक की ऐसी भाव भंगिमा तभी होती है जब कोई अपरिचित व्यक्ति उसके सामने होता है। तो बच्चा इस तरीके के भाव में तभी आता है कि जब वो सामने वाले को पहचान नहीं सकता। उसके एकटक देखते रहने से जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। अगर बच्चा इस तरीके से देख रहा है तो उसका मतलब वो क्यूरियस है, जानना चाहता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है। इस प्रकार कौतूहल से अपलक निहारे जाने के कारण ही कवि को लगता है कि बालक उसे पहचान नहीं पाया है। तो इस तरीके से उसको ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चा जो है उसे पहचान नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है, एकटक देखे जाना, बच्चे का उसके पास नहीं आना, दूर से देखना, धीमी धीमी मुस्कान दिखाना, ये सारी चीज़ें बताता है कि बच्चा उसको पहचानता नहीं। प्रश्न संख्या 12, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये एक पंक्ति है, तो कवि ने क्या देखा, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान देख कर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब यहाँ पर जो कठिन पाषाण, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें, इस लाइन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कि कठिन पाषाण यानी कि कठोर जो पाषाण यानी कि पत्थर होता है वो पिघल कर जल बन गया होगा, जो कि एक चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अगर पत्थर भी एक कंडीशन में पिघल सकता है और वो कंडीशन है उसका ज्वालामुखी में जाना, लेकिन तब भी वो जल नहीं बन सकता, पानी नहीं बन सकता। ठीक है ना, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अब इस इम्पॉसिबल चीज़ को इस कविता में रखा क्यों गया? कवि ने यहाँ इसका अर्थ, इसका आश्रय पूछा है। कवि ने इसमें यहाँ शब्द में, क्वेश्चन में पूछा गया इसका आश्रय क्या है। इसका मतलब है कि जो कोई भी इस बच्चे की दंतुरित छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान को देख लेगी, अगर वो व्यक्ति बहुत ही कठोर हृदय वाला है, कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत कठोर हृदय वाले होते हैं, उनके अंदर दया, भावना और क्या कहते हैं प्रसन्नता जैसे शब्द बिल्कुल उनसे छूकर भी नहीं गए, तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति भी अगर इस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देख लें तो उनके हृदय में भी द्रव्यता आ जाएगी, यानी कि उनका हृदय पिघल कर उनके अंदर मासूमियत, प्रसन्नता, उदारता, संवेदनशीलता, ये सभी कुछ आ जाएगी। इस बच्चे की मुस्कान इतनी ज़्यादा मनमोहक है कि कठोर से कठोर हृदय भी पिघल कर, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघलकर मुस्कुराने लगे, उसके अंदर भी संवेदनशीलता, नम्रता और उदारता आ जाएगी। बालक की दंतुरित मुस्कान अत्यंत मोहक एवं आकर्षक है। कवि कहता है कि तुम्हारे पाड़ों का स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर पानी बन गया होगा। ऐसा कहने से कवि का आशय यह है कि शिशु के सौंदर्य के कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, उसका मन भी अवश्य ही पिघल जाएगा। यानी कि उसकी इस प्यारी सी मुस्कान को जो कोई भी देखेगा उसका हृदय भी पिघल कर क्या बन जाएगा, पिघल जाएगा पूरी तरीके, उसके अंदर भी नम्रता आ जाएगी, उसके अंदर भी प्यार उमड़ पड़ेगा। प्रश्न संख्या 13 है, मृतक में भी जान डाल देने से कवि का क्या अभिप्राय है? तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब ऐसा क्यों कहा गया? अब लिटरली अगर इस पंक्ति का अर्थ हम देखें तो मृतक यानी कि मर चुका व्यक्ति, जो व्यक्ति मर चुका है उसके अंदर भी जान आना इम्पॉसिबल चीज़ है। ठीक है, तो अब ये दोनों पंक्तियाँ, जो कठिन पाषाण पिघल गया, जो पिघल कर जल बन गया, ये वाली पंक्ति, और मृतक में भी डाल देगी जान, ये पंक्ति, ये दोनों ही अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके पीछे का अगर हम आश्रय देखें तो सीधे सीधे यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि कोई भी अगर मरा हुआ व्यक्ति है तो उसके अंदर जान नहीं आ सकती, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। तो फिर कवि ने यहाँ पर इसको रखा क्यों है? तो अब यहाँ पर मृतक
उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है जिस व्यक्ति के अंदर जीने की चाह खत्म हो गई है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी असफलताएं आती हैं, वो कुछ अचीव नहीं कर पाते, जो उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया है तो वो लोग अपने आप को अब ख़त्म कर लेना चाहते हैं, वो उनके अंदर जीने की चाह नहीं बची। तो ऐसे व्यक्ति भी अगर जिनके अंदर पूरी तरीके से निराशा का भाव है, वो जीना नहीं चाहते, चारों तरफ उनके नेगेटिविटी है, तो ऐसे व्यक्ति अगर इस छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देख लें तो ऐसे व्यक्ति भी जीने की इच्छा करने लगते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो मरने की चाह कर रहा था, वो इस बच्चे की मुस्कान देखने के बाद जीने की इच्छा करने लगता है। उसके अंदर भी जो है लगता है कि नहीं भाई, ये धरती बहुत सुंदर है। कवि का अभिप्राय यह है कि जब शिशु अपने नन्हे नन्हे नए दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराता है, तब उसकी सुंदरता अद्वितीय हो जाती है। उस समय उस बालक को देखने वाले का मन आनंद विभोर हो उठता है। वह मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि मरणासन्न व्यक्ति भी उसे देखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। अब यानी कि जो व्यक्ति मरणासन्न यानी कि मरने के निकट है, तो उसके शरीर में भी उसको बहुत सारी तकलीफ है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी सारी तकलीफों को भूलकर जो है वो क्या करने लगता है, वो भी मुस्कुराने लगता है और प्रसन्नता से झूम उठता है। शिशु की वह निश्चल मुस्कान उसमें प्राणों का संचार कर देने वाली होती है। वो क्या होता है, उस मरने के करीब व्यक्ति में भी जीने की इच्छा आ जाती है कि नहीं, अब क्या होता है, वो भी अपने अंदर से लड़ने लगता है। इस प्रकार वह दंतुरित मुस्कान जीवन का संदेश देती है। क्या देती है? जीवन का संदेश देती है। नहीं कि भाई अभी हमारे पास इस संसार में देखने के लिए, जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर वो जीने की इच्छा पनप उठती है। प्रश्न संख्या 14 है, शिशु को बाहरी संसार से मिलाने में माँ की क्या भूमिका होती है? अब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा अपनी माँ के करीब होता है, क्योंकि माँ उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, उसे बेइंतहा प्यार देती है, उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब कुछ देती है। तो एक बच्चा पैदाइश से अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब होता है हमेशा, है ना। ये चीज़ होती है ना कि बच्चा क्यों सबसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के करीब क्यों है, क्योंकि माँ ही उसकी हर एक चीज़ का ध्यान, समय का ध्यान, उसकी चाहतों का ध्यान, उसकी तकलीफ़ों का ध्यान, सब कुछ करती है। माँ बगैर बोले बच्चे के उसकी सारी बातों को समझ जाती है ना। ये होता है कि नहीं होता है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि शिशु के लिए उसका पूरा संसार उसकी माँ होती है। लेकिन भाई उतने से तो सही समझता, अब उसे बाहरी संसार में भी कदम रखना है। भाई ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये दादा हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, इन सभी से परिचय कराना, घर की चीज़ों से परिचय कराना, चीज़ों को स्पर्श कराना, बिहेव सिखाना, यानी कि उसको बताना कि भाई किस तरीके से हमको व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी माँ द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। इसीलिए माँ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बच्चे की लाइफ में। शिशु की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, वही उसे शेष संसार से मिलाती है, जितना पूरा संसार है सब उससे मिलाती है। वही अच्छे बुरे और अपने पराये का भेद करना सिखाती है। वो बताती है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा। जैसे बच्चा है, अब बच्चा देखा, बहुत सारे बच्चों को देखती हैं कि भाई वो बड़ा कमज़ोर से, नाजुक से होते हैं। अब उनको नहीं होता, कभी बच्चे गर्म चीज़ों को भी छू लेते हैं, उनको नहीं पता है ना। तो वो बताती है माँ, आह ताता ताता चुटू लगेगी, ताता इसको करोगे चुटू लगेगी। तो एक तरीके से क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सभी कुछ का ज्ञान एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। वही उसका प्रिय संसार बनती है, क्योंकि सब कुछ अभी इस समय बच्चा जो है वो अपनी माँ पर डिपेंड है। सारी चीज़ें जो है वो अपने बच्चे की वो कर रही है। वह जिस किसी के साथ चाहे शिशु को जोड़ देती है, यानी कि अगर जो उसकी माँ के करीब है, बच्चा जाहिर सी बात है नेचुरल तरीके से उसके करीब ही जाएगा। माँ जिसके करीब है बच्चा भी उसके जाएगा। कवि भी शिशु से अनजान था, इसीलिए वह कवि को घूरे जा रहा था।
जब माँ ने उसे कवि से परिचित कराया तो वह जल्दी ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि जब कवि पहली बार घर पहुंचे तो बच्चा उनसे परिचित नहीं था, तो उनकी तरफ जो है जाता ही नहीं है, उनको देखकर मुस्कुराता नहीं है, वो माँ की गोद में रहता है। लेकिन माँ धीरे धीरे जो है उसका कवि से परिचय कराती है और वो मुस्कुराना शुरू करता है। इस प्रकार माँ ही बच्चे को समाज और संसार से मिलाती है। भाई ये समाज क्या है, ये संसार क्या है, इन सब से परिचित कराने का काम एक माँ का ही होता है। प्रश्न संख्या 15 है, कविता में फसल के उत्पादन में किन किन तत्वों का योगदान बताया गया है। अब यहाँ पर हमारी दूसरी कविता है, कौन सी कविता, फसल। अब फसल में बताया गया है कि किन किन की सहयोग से एक फसल बनती है ना। फसल के उत्पादन में किन किन तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो मिट्टी जहाँ बीज बोया जा रहा है, ठीक है, मिट्टी के गुणधर्म आ गए। उन पे पड़ने वाला पानी, ये जो नदियों का होता है, किसी न किसी नदी का होता है, पानी का होता है। फिर ये हवा, जो हवा चलती है। अब ये हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो पौधे अपने जीवन के लिए सूखते हैं, ठीक है, वो हवा हो गई। फिर आ जाता है सूरज की किरणें, जिनके ज़रिए ये फसल फोटोसिंथेसिस करके जो है अपने लिए भोजन बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसान की मेहनत। इन सभी के जो है परस्पर सहयोग से ही एक फसल, इनमें से अगर एक तत्व भी गायब हो जाए तो फसल पनप नहीं सकती है, ठीक है। तो इन सब के परस्पर सहयोग से फसल तैयार होती है। कविता में फसल के उत्पादन में प्रकृति और मनुष्य दोनों का योगदान बताया गया है। अब चाहे मिट्टी हो, नदी हो, हवा हो, पानी हो, ये सब प्रकृति का ही योगदान है। और दूसरा है मनुष्य जो किसान के रूप में सहयोग करता है। तो इन दो के सहयोग से फसल बनती है। कविता में कहा गया है कि फसल के तैयार होने में नदियों का पानी, मनुष्य के परिश्रम, भूरी काली संदली मिट्टी, सूर्य की किरणें और हवा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वह आपने देख लिया ना, नदियों का पानी, मिट्टी, किरणें, हवा, ये सभी प्रकृति है। ये प्राकृतिक योगदान हो गया और एक मनुष्य का योगदान हो गया, परिश्रम। इन तत्वों के सम्मिलित सहयोग से ही फसल का निर्माण संभव हो पाता है। अगर ये सभी संयुक्त रूप में सम्मिलित होकर कार्य करें तभी पॉसिबल है, ठीक है, तभी पॉसिबल है कि भाई एक अच्छी फसल तैयार हो सकती है। प्रश्न संख्या 16 है, फसल को किसका जादू बताया गया है और क्यों। फसल किसका जादू है बताइए। फसल नदियों के पानी का जादू है। ये चीज बताए, जादू शब्द किसके साथ है ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे। फसलों को नदियों के पानी का जादू बताया गया है। अब कोई भी फसल, क्या हम कह रहे हैं, कोई फसल तो छोड़ो, एक पौधा, एक बीज भी बिना पानी के उगा के दिखा दो, पॉसिबल नहीं है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती ही है। अब हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों का जाल हमारे देश में फैला हुआ है, तो किसी ना किसी नदी का पानी तो किसी न किसी खेत में जाता रहता है ना, तो उसी से फसल तैयार होता है। तो वो क्या है, नदियों के पानी का जादू। इसका कारण यह है कि मिट्टी के अंदर बोया गया बीज भीतर ही दबा हुआ रहता है। कहाँ रहता है, अब जैसे जमीन है, बीज डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो वो तो कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया। परंतु जब नदियों के पानी से उसकी सिंचाई की जाती है तब वह अंकुरित होकर जादू के समान धरती के ऊपर पौधे की शक्ल लेता है। अब वो तो है एक बीज, क्या है वो, एक बीज है, सॉलिड बीज है, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है उसके अंदर से भी नया जीवन फूटता है। तो इसे ही जादू बताया गया है। अब ये किस कारण से हुआ, पानी के कारण से हुआ। जिस प्रकार जादूगर अपने खाली हाथ में जादू के बल पर कोई चीज प्रकट कर लेता है, उसी प्रकार नदियों के जल के स्पर्श से अंकुरित होकर पौधे भी मिट्टी के ऊपर अस्तित्वमान हो जाते हैं। तो जैसे जादू दिखाता है ना, जादूगर दिखाता है कि अरे भाई यहाँ से कुछ निकाल दिया, यहाँ से कबूतर निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो वो जो चीज़ वहाँ मौजूद ही नहीं है वो जादू करके उसे प्रकट कर देता है। उसी तरीके से एक बीज जिसके अंदर जो है कुछ भी नहीं रहता, पानी पड़ते ही उसके अंदर से प्राण फूटकर एक पौधा निकलने लगता है। तो
तो ये क्या है, एक जादू के समान है, इसीलिए इसे नदियों के पानी का जादू कहा गया है। प्रश्न संख्या 17 है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, इस आधार पर बताइए कि सूरज की किरणें किस चीज में रूपांतरित हुई हैं और कैसे। आप सभी को पता है पौधे अपना भोजन सूरज की किरणों से बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अपना भोजन बनाते हैं। अब सूरज की किरणों जब किसी भी पौधे के पत्ते पर पड़ती हैं तो वो पौष्टिकता लेती हैं, ठीक है, और अपने लिए भोजन बनाती हैं और वो पेड़ बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा गया है। सूरज की किरणें फसल में रूपांतरित हुई हैं, कैसे? अब भाई वो भोजन बनाएंगी तभी तो वो बढ़ी होंगी, तो वो क्या है, सूरज की किरणें किस में हो रही हैं, फसल में रूपांतरित हो रही हैं। सूर्य की किरणें पौधों के पोषण में सहायक होती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण उनका विकास होता है। तो समझ में आया, प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बना रहे हैं। प्रकाश अगर नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण उनका विकास होता है और उनका अस्तित्व भी बना रहता है। तो उनका अस्तित्व क्यों बना हुआ है, क्योंकि अगर ये सूरज की किरणें नहीं होंगी तो वो अस्तित्व नहीं बनाकर रख सकती। सूर्य की किरणें पौधों के पत्तों के अंदर प्रवेश करके ही उनके भोजन का निर्माण संभव बनाती हैं। अगर भाई वो किरणें उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी तो पौधे क्या भोजन बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसी कारण किरणों को फसल में रूपांतरित हुआ बताया गया है। तो समझ में आ गया भाई किरणें क्यों रूपांतरित। यहाँ पर देखिए कवि ने साइंस के जरिए आपको चीज को समझाया है। साइंस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है ना कि भाई सूरज की किरणें जो हैं वो से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही चीज उन्होंने बताई है कि सूरज की किरणें जो हैं किसमें रूपांतरित हो जाती हैं, फसल में रूपांतरित हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हवा की थिरकन के सिमटे हुए संकोच से कवि का क्या आश्रय है। हवा की थिरकन से सिमटे हुए संकोच से कवि का क्या आश्रय है। हवा का यह संकोच किस रूप में प्रकट होता है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अब इसको थोड़ा साइंटिफिक तौर पे ले चलें। साइंटिफिक तौर पे आप सभी को पता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होता है। ऑक्सीजन हम मनुष्यों के लिए ज़रूरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन पौधों के लिए ज़रूरी। जैसे हमारी सांस के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसी तरीके से ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन। तो एक तरीके से हम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो ये हवा का जो थिरकन का संकोच बताया गया है, ये हवा इन पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। अब देखिए इसको कैसे समझाते हैं, चलिए देखते हैं। पौधों के जीवन के लिए भोजन के साथ साथ हवा की भी आवश्यकता होती है। हवा में ही पौधे सांस लेते हैं और इसी कारण उनका अस्तित्व बना रहता है। बहती हुई चंचल हवा का एक अंश सिमट कर पौधों में संकुचित रूप में समा जाता है। अब वो एक अंश क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि हवा में कई तरह की गैसेस मिली है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मस्ट हैं। तो अब ये जो कौन पौधे क्या ले रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। तो वही चीज़ क्या है, एक अंश सिमट कर पौधों में संकुचित हो जाता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। और उसी सांस से फसल लहलहाती है। अब पेड़ सांस किससे ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। अब उससे जो है वो लहलहाना शुरू करती है, जीवित और पोषित रहती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ही उन्हें जीवन देती है और उनको पोषण भी देती है। इस प्रकार हवा का संकोच फसल के रूप में प्रकट होता है। तो समझ में आया, हवा का जो इम्पोर्टेंस है, जो संकोच है, संकुचन होना, वो फसल में होता है। समझ गए ना क्या चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, फसल के उत्पन्न होने में मनुष्य के हाथों की क्या महिमा है। अब आप महिमा को ऐसा समझिए, उनके मनुष्य के हाथों का मतलब किसानों की, एक के नहीं, दो के नहीं, करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। अब क्यों बताया जा रहा है, कोई भी फसल, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसान है ना,
अब उस खेत की गुड़ाई करता है, कोई भी खेत है उसको गुड़ाई करता है, उसमें बीज बोता है, उसमें सिंचाई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, ये सारे काम करने का काम एक मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक है। फसल जब बड़े होने लगती है तो उसे बाहरी जानवरों से बचाना, उसकी देखभाल करना, जब वो पककर तैयार हो जाती है उसे काटना, उसे छांटना, ये सारे काम एक मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, किसान के द्वारा किए जाते हैं। अब आप इसको एक तरीके से और समझिए कि एक खेत में पानी भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है, सूरज की किरणें भी मौजूद हैं, मिट्टी भी मौजूद है। ये 4 प्राकृतिक चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अगर किसान परिश्रम ना करे तो फसल उत्पन्न नहीं हो सकती है। हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो एक तरीके से फसल को बोने से लेकर काट कर छांट कर तैयार करने का सारा मेहनत वाला काम इन मनुष्यों द्वारा, इनके हाथों के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अगर ये ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई खेत में हो पाएगा। तो अब इसको एक तरीके से और समझ लो कि मान लो किसान बहुत मेहनत करता है मगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो भी फसल नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो भी फसल नहीं होगी, और अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में नहीं है तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, सूरज अगर किरणें नहीं देगा, अगर वो बादल छाए रहेगा तो भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो आप ये कह लो कि अगर सिर्फ किसान मेहनत करे और प्राकृतिक चीज़ें ना मिले तो फसल नहीं बन सकती। प्राकृतिक सारी चीज़ें बन जाएं, किसान ना मेहनत करे तो भी फसल नहीं बन सकती। इसीलिए यहाँ प्रकृति और मानव के सहयोग से फसल को उत्पन्न होते हुए बताया गया है, और किसान का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है। बीज बोने से लेकर फसल तैयार होकर काटने, उसके देखभाल करने, सारे में ही किसान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या। फसलें मनुष्य के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर फलती फूलती हैं। मनुष्य अपने हाथों से ही परिश्रम करके खेत जोतता है ना, मैंने बोला ना खेत जोतेगा, फिर बीज बोता है, सिंचाई निराई करता है। सिंचाई का मतलब है पानी, और निराई करने का मतलब फसल के अलावा बहुत सारी जो है फालतू के भी छोटे छोटे पौधे उगाते हैं तो उनको हटाकर करना, नहीं तो मिट्टी की सारी पौष्टिकता, पानी वो फालतू के पेड़ पौधे ले लेंगे, तो उन्हें बोलते हैं निराई करना। तभी फसल तैयार होती है। फसलों में मनुष्य की मेहनत छिपी है। इस प्रकार मनुष्य के परिश्रम के प्रभाव से ही फसल का उत्पादन होता है। अगर मनुष्य मेहनत नहीं करे तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई फसल उग पाएगी। उग पाएगी? नहीं उग पाएगी, है ना। प्रश्न संख्या 20 है, एक के नहीं, दो के नहीं की बार बार आवृत्ति कर कविता में किस प्रकार की विशेषता उत्पन्न की गई है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों करोड़ों जो है नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, हजारों करोड़ों मिट्टी के गुणधर्म। अब ये यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर सामूहिकता को बताया जा रहा है सबसे पहले कि भाई ये किसी एक खेत में या एक नदी की मिट्टी की बात नहीं हो रही, एक नदी के पानी की बात नहीं हो रही। फसल उगाने का काम सभी के सहयोग से संपन्न किया जा रहा है। तो देखिए क्या है, कविता में जब किन्हीं शब्दों की बार बार आवृत्ति की जाती है, आवृत्ति यानी कि बार बार किसी का इस्तेमाल किया जाता है, तो कवि का उद्देश्य उस बात पर विशेष बल देना होता है। तो कवि अगर किसी शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर किसी चीज़ पर विशेष बल देने का काम कर रहा है। यहाँ एक के नहीं, दो के नहीं की बार बार आवृत्ति कर कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि फसल का उत्पादन किसी एक या दो के प्रभाव से संपन्न नहीं है, यानी कि किसी एक नदी के प्रभाव से या किसी एक खेत की मिट्टी के प्रभाव से ये चीज़ संपन्न नहीं है। इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? बहुत सारे, एक के नहीं, दो के नहीं, करोड़ों लाखों हाथों के स्पर्श की महिमा है। एक किसान की मेहनत से नहीं बनेगा। हमारी पृथ्वी के जितने किसान हैं वो सभी मेहनत करते हैं। जितनी मिट्टी है उन सभी के अलग अलग मिट्टियों के गुणधर्म हैं, उन फसलों में आते हैं। पानी की पौष्टिकता आती है, तो सभी कुछ जो है वो मिलजुल कर सहयोग से हो रहा है।
संसार में अरबों लोगों के भोजन के लिए अन्न उत्पादन में सैकड़ों नदियों का पानी, लाखों करोड़ों लोगों का परिश्रम और हजारों खेतों की मिट्टी का योगदान है। ठीक है ना, किसी एक खेत का नहीं, किसी एक नदी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं। ये सामूहिकता को बता रहा है कि सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अतः यहाँ इन शब्दों की बार बार आवृत्ति कर कवि ने सामूहिकता की भावना पर विशेष बल दिया है कि सभी सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। कवि ने यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। भाई प्रकृति और आदमी, मनुष्य जब आपस में मिलेंगे तभी कोई चीज संपन्न हो सकती है। प्रश्न संख्या 21 है, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यहाँ मिट्टी की किस गुण धर्म की बात की गई है? अब मिट्टी देखिए, अलग अलग जगह की मिट्टियां अलग अलग होती हैं। आप पहाड़ों पर चले जाओ, आप पंजाब में चले जाओ, आप आंध्रा में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के साइड में उत्तर चले जाओ। हम कह रहे हैं अपने भारत में ही आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाओ, हर जगह फसल उगाने के लिए अलग अलग मिट्टी होगी। कहीं की मिट्टी काली है, कहीं की संदली है, कहीं की पीली है, कहीं की चिकनी है ना। तो और हर जगह की मिट्टी के अपने अपने गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म का मतलब होता है किसी उसके अंदर की पौष्टिकता, पोषक तत्व, रासायनिक, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक जगह की अलग अलग होती हैं। देखिए क्या है, यहाँ फसल के हजारों खेतों के मिट्टी गुणधर्म का परिणाम बताया गया है। फसल के उत्पादन के लिए मनुष्य मिट्टी को हल से जोत कर उसमें बीज डालता है। बात सही है, कोई भी किसान होगा हल नहीं तो ट्रैक्टर चलाएगा, कुछ तो चलाएगा जिससे मिट्टी जो है वो खुदेगी। अब जब वो खुद जाएगी तो उसमें बीज डाला जाएगा, फिर उसको बंद किया जाएगा, तभी तो भाई उत्पन्न हो पाती है फसल, नहीं तो नहीं उत्पन्न होगी। मिट्टी अपने रस से उस बीज को अंकुरित करती है। अब जब बीज उस मिट्टी के अंदर जाता है तो मिट्टी के अंदर भी अपनी पौष्टिकता होती है। देखिए कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, कहीं की बंजर होती है, जहाँ पर एक कुछ भी नहीं, एक घास का टुकड़ा भी नहीं उगता तो उसको बंजर कहते हैं, यानी कि उस मिट्टी में बिल्कुल भी पौष्टिकता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं तो भाई इतने हरियाली है, इतना लहलहाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उस जगह की मिट्टी में पौष्टिकता बहुत है। अब वो पौष्टिकता जो है वो मिट्टी से बीज में आ जाती है और बीज अंकुरित हो जाता है। अब इन दोनों को आपस में मिलाने का काम पानी ही करता है। पानी जब पड़ता है तो मिट्टी के गुणधर्म रिलीज होकर बीज में जाते हैं और वो पौधा लेता है। इस प्रकार मिट्टी जननी के रूप में सृजन का कार्य करती है। इस पंक्ति में मिट्टी की उर्वरा शक्ति और सृजनात्मकता के गुण की बात की गई है। अब उर्वरा शक्ति यानी कि वो उपजाऊ है। मैंने बताया ना, मिट्टी जैसे होती है, एक धरती जैसे मान लीजिए उपजाऊ है, एक बंजर है। बंजर में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं उग सकता, लेकिन उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है, पौष्टिकता होती है, तो उसमें कुछ भी डालो तो वो उग जाता है। सृजनात्मकता यानी कि कुछ नया क्रिएशन करने की शक्ति होती है। गुणधर्म की बात की गई है, साथ ही पोषण करने की प्रवृत्ति को भी रेखांकित किया गया है कि भाई इसके अंदर पौष्टिकता होती है। अब यही पौष्टिकता तो जब हम लोग अनाज खाते हैं तो हमारा शरीर भी उससे मजबूत होता है, जाहिर सी बात है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से वो पौष्टिकता आ रही है। प्रश्न संख्या 22 है, कविता में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है और क्यों? कविता में करोड़ों हाथों की स्पर्श की महिमा कहा गया है किसानों की मेहनत को। कोई एक किसान नहीं, इस धरती पर बहुत सारे किसान हैं, लाखों करोड़ों किसान हैं जो अपनी मेहनत से इस फसल को उगाते हैं। वो खेत को जोत कर जो है उसकी उर्वरा शक्ति को जगाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं, फसल तैयार हो जाती है, देखभाल करते हैं, उसकी फिर कटाई करते हैं, छटाई करते हैं। तो इस तरीके से जाकर कहीं फसल तैयार होती है। और ये किसकी महिमा होती है, उन किसानों के हाथों की। इस पर अगर वो हाथ मेहनत ना करें तो फसल उगकर तैयार नहीं हो सकती है। किसानों के मेहनतकश हाथ खेत को तैयार कर बुआई सिंचाई करते हैं, नन्हे नन्हे पौधों को खाद रूपी भोजन परोसते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई का मतलब तो जान गए ना, जो है ज़मीन को इस तरीके से खोदना, उससे क्या होता है, थोड़ा सा उसकी जो पौष्टिकता है वो और बढ़ती है।
तब कहीं हरी भरी फसल अस्तित्व में आती है और वह संसार का पोषण कर महिमा प्राप्त करती है। तभी क्या है, वो पोषण प्राप्त करती है, महिमा होती है। इस तरह उसको गौरव प्रदान करने में लाखों करोड़ों हाथों का योगदान होता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से उस फसल को का अस्तित्व किन के कारण आ रहा है, इन किसानों के हाथों के द्वारा ही आ रहा है। मनुष्य के परिश्रम को महत्व प्रदान करते हुए ही उसके परिश्रम के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई फसल मनुष्य के हाथों के स्पर्श की गरिमा है। अगर वो हाथ मेहनत ना करें तो फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती। मैंने कहा ना कि भाई प्रकृति सारी चीजें दे दे, लेकिन अगर किसान उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके, मेहनत करके इस्तेमाल ना करे तो फसल उग ही नहीं सकती। तो ये पॉसिबल क्यों है, सिर्फ इसी कारण से। प्रश्न संख्या 23 है, नदियों के पानी के जादू से क्या तात्पर्य है। अब आप बताइए, नदियों के पानी का जादू। अब हर जैसे नदियां जो है वो पहाड़ों से आती, ग्लेशियर से पिघलती हैं, पहाड़ों से आती हैं, हर जगह की पौष्टिकता अपने साथ लेकर आती है। अब वो पौष्टिकता जो है वो जहाँ खेतों की सिंचाई होती है वो वहाँ पर जाती है। पानी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, वो मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो वो पानी ही लेकर आता है और उन खेतों की सिंचाई होती है और वो मिनरल जाता है उस बीज में, उस फसल में तैयार होकर हमारे शरीर तक पहुंचता है, हमारे मुंह तक पहुंचता है और हमारी शरीर को मजबूत बनाता है। तो देखिए क्या है पानी का जादू। नदियों के पानी के जादू से तात्पर्य है कि जिस फसल पर मनुष्य के जीवन आधारित है, हमारा जीवन तो इसी फसल पर आधारित है, अगर फसल ना हो तो हम जिंदा रह सकते हैं नहीं, उसके उगाने में बहुत सारी नदियों का जल अपना योगदान देता है। क्या करता है, उसमें बहुत सारी नदियों का पानी जो है वो हमें योगदान मिलता है। अगर वो नदियाँ ना हो तो पॉसिबल नहीं है। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई होती है। क्या होता है, खेतों की सिंचाई होती है और उसके परिणाम स्वरूप ही फसल लहलहा उठती है। अगर फसल जो है उसी के परिणाम, भाई पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे उगेगी और कैसे लहलहाएगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, पानी, भाई मिट्टी पानी ये सभी का सहयोग होता है। कवि ने फसल के द्वारा किन किन में आपसी सहयोग का भाव अभिव्यक्त किया है। कवि ने फसल के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति इन दोनों के आपसी सहयोग की बात करी है। क्योंकि भाई प्रकृति में हवा है, सूरज है, मिट्टी है, पानी है, इन सभी का सहयोग होता है और जिसके साथ मनुष्य अपने सहयोग को मिलाता है तब कहीं जाकर फसल तैयार होती है। कवि ने फसल कविता के माध्यम से फसल के उगाने में मनुष्य के शारीरिक बल और परिश्रम तथा प्रकृति में निहित अथाह ऊर्जा के पारस्परिक सहयोग के भाव को अभिव्यक्त किया है। ये तब पारस्परिक सहयोग क्या है भाई, अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। कवि के अनुसार जब मनुष्य का परिश्रम और प्रकृति का सहयोग आपस में मिल जाते हैं, कब मिलते हैं, जब मनुष्य का परिश्रम और प्रकृति का सहयोग जब आपस में मिलते हैं तो ही फसल उत्पन्न होती है। केवल मानवीय परिश्रम और शक्ति या केवल प्राकृतिक शक्ति कुछ नहीं कर सकती। अब सोचो कि सिर्फ मनुष्य ही परिश्रम कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके सहयोग से ही महान शक्ति छिपी होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी जो है इतना बढ़िया क्रिएशन होता है जिसको हम फसल कहते हैं। इसी सहयोग की शक्ति को प्रस्तुत कविता में अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया गया है। तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति और प्रकृति, इन दोनों के आपसी सहयोग से ही फसल अस्तित्व में आ रही है, नहीं तो फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती है ना। प्रश्न संख्या 25 है, कवि बालक की मधुर मुस्कान किसके माध्यम से देख सका है। अब ये हमारी यह दंतुरित मुस्कान कविता से है। अब बालक किसके सहयोग से इस प्यारी सी मुस्कान को देख रहा है, जाहिर सी बात है माँ के सहयोग से। माँ के कारण ही वो प्यारे से बच्चे की इस दंतुरित मुस्कान को देख पा रहा है। भाई माँ अगर नहीं होती तो वो बच्चा अस्तित्व में नहीं होता, बच्चा अगर हो जाता तो भाई माँ जो है पिता से उस बच्चे का परिचय ना करा पाता और वो हंसता नहीं। तो ये मुस्कान किस कारण से देख पा रहा है, वो माँ के कारण से देख पा रहा है, अपनी पत्नी और उस शिशु की माँ के सहयोग से देख पा रहा है।
कवि शिशु की मधुर मुस्कान शिशु की माँ के माध्यम से देख पाया था, क्योंकि जब तक बच्चा कवि के प्रति अनजान था तब तक मौन एवं स्थिर बना हुआ था। यानी कि जब तक माँ ने उसका परिचय कवि से नहीं कराया था तो वो तो चुप था, वो मुस्कुरा भी नहीं रहा था, वो चुप था, स्थिर था, ना कवि की तरफ देख रहा था, ना कवि को देखकर मुस्कुरा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो चुप था। तो ये उससे परिचित कराती है माँ, कवि से बच्चे को परिचित कराती है। किंतु जब उसकी माँ ने बच्चे का कवि से परिचय करवाया तभी वह मुस्कुराने लगा। तो माँ ने क्या किया, बताया कि भाई ये तुम्हारे पिता हैं, हेलो बोलो, हाय बोलो, तब बच्चा लगता है कि हाँ ये आदमी सही है, मैं इससे बात कर सकता हूँ, तभी बच्चा मुस्कुराया। नहीं तो उससे पहले वो कवि को देखकर एकदम चुप था और हैरान भी थी कि भाई ये परिचित अपरिचित व्यक्ति हमारे घर में कैसे आ गया। प्रश्न संख्या 26 है, फसलों को सूर्य की किरणों का रूपांतर कहना कहाँ तक उचित है? अब ये बताइए क्यों ये चीज कहा गई? भाई मैंने बोला ना कि कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, फसल सूरज की किरणों से ही अपने लिए भोजन बनाता है। अब जैसे हमारे शरीर को बढ़ने के लिए भोजन जरूरी है जो हमें फसल से प्राप्त होता है, तो फसल को बढ़ने के लिए भी भोजन की जरूरत होती है। वो भोजन उसे कहाँ से मिल रहा है? सूरज की किरणों से मिल रहा है। सूरज की किरणें जब पौधों पर पड़ती हैं तो वो अपने लिए भोजन बनाती हैं और वो पौष्टिकता से, भाई मिट्टी से पौष्टिकता ले रही हैं, सूरज से गर्मी ले रही हैं, आँच ले रही हैं, उससे भोजन बना रही हैं, हवा उन्हें सांस दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तब कहीं जाकर वो अपने लिए भोजन बना पाते हैं। तो समझ में आया सूर्य की किरणों का क्या योगदान है? फसलें सूर्य के किरणों का रूपांतर अर्थात बदला हुआ रूप है। अब किरणें क्या है? वो भोजन बना रही है, पौष्टिकता बना रही है और फसल उससे उग रही है। सूर्य की किरणों से फसलें पकती हैं तथा सूर्य की किरणों का महत्व पौधों के पोषण अर्थात भोजन निर्माण से भी है। ठीक है, सूर्य की किरणें नहीं होंगी भाई, आप देखेंगे कोई भी पौधा पनप नहीं पाता ज्यादा दिन तक, क्योंकि सूरज जरूरी है। अतः इन्हें सूर्य की किरणों का रूपांतरण कहना उचित है। इसलिए क्या है? बिल्कुल सही है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण सही है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें ही पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा ये अध्याय संख्या 5। ठीक है, तो देखा ना आपने कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको हर एक क्वेश्चन को समझाया, चाहे नदी हो, पानी हो, नदी का पानी हो, चाहे सूरज की किरणें हो, हवा का थिरकन हो, सभी कुछ, साथ ही उस बच्चे की प्यारी सी मुस्कान से संबंधित जितने प्रश्न थे सभी आपके सामने लाए। तो अब आप अगर इनको ठीक से पढ़ लोगे तो किसी भी तरह का प्रश्न अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जाता है आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट तैयार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर, पढ़कर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरी अच्छी तरीके से करिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।